नमस्कार दोस्तों, अलर्ट ग्राहक की इस नई पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, अलर्ट ग्राहक एक कोशिश है, एक मुहिम है आम आदमी को सशक्त करने की। इट इज ए कैंपेन टू एम्पावर कॉमन मैन। आरटीआई पर हमारे पिछले वीडियो में विस्तार से इस कानून के बारे में बताया गया था। यह भी बताया गया था कि इस कानून की सहायता से किस तरह से कई साहसी आरटीआई कार्यकर्ताओं ने करप्शन, स्कैम्स और पब्लिक फंड्स के बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया है। और इसके लिए केवल एक आवश्यकता है, और वह है कि इस अधिकार का उपयोग सही तरीके से और सही मंशा के साथ किया जाना चाहिए। राजस्थान में आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने के तरीके के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही जयपुर स्थित राजस्थान सूचना आयोग से जुड़ी जानकारी भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अंतर्गत हम ऑफलाइन और ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने के प्रोसीजर को भी समझेंगे। हालांकि ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने के लिए राजस्थान के आरटीआई पोर्टल का उपयोग करेंगे, लेकिन कमोबेश सभी राज्यों में ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने का प्रोसीजर एक जैसा ही है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार के आरटीआई पोर्टल पर भी एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका लगभग सिमिलर ही है। यहाँ एक निवेदन आपसे, कृपया हमारे चैनल अलर्ट ग्राहक को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आपको मिल जाए। यह कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आपको एप्लीकेशन फाइल करते समय ध्यान में रखना चाहिए। एप्लीकेशन चाहे आप ऑफलाइन यानी कि सूचना अधिकारी के यहाँ स्वयं जाकर सबमिट करने वाले हों, या कुरियर या स्पीड पोस्ट से भेज रहे हों, या ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल पर जाकर सबमिट कर रहे हों, जिस भी विषय पर आप सूचना चाह रहे हों वह बिल्कुल स्पष्ट या क्लियर होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन उसमें नहीं होना चाहिए, जैसे कि इस बारे में भी सूचना दे दो, उस बारे में भी सूचना दे दो। कोशिश कीजिए एक एप्लीकेशन एक ही मुद्दे या विषय के बारे में हो। एप्लीकेशन अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए। जो भी सूचना चाहिए वो टू द पॉइंट और स्पेसिफिक होनी चाहिए। एक एप्लीकेशन में कई सारे मामले कवर नहीं करने चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो एक से अधिक एप्लीकेशन फाइल की जा सकती हैं। जिस अवधि या पीरियड की सूचना आप चाह रहे हो वो स्पष्ट और रीजनेबल होना चाहिए। यह नहीं कि जैसे आप आरटीओ से पूछें कि विगत 10 वर्षों में कितनी महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं, उन सभी का नाम बताइए। जब आपकी आरटीआई एप्लीकेशन तैयार हो यानी कि फाइनल स्टेज पर हो, तब आपको इन पॉइंट्स को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। जिस पब्लिक अथॉरिटी यानी सरकारी विभाग में आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो उसके बारे में पूरी सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसका एड्रेस, सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम इत्यादि। एप्लीकेशन का पहले एक रफ ड्राफ्ट तैयार करें, उसको कई बार पढ़ें, अपने साथियों से राय और मशवरा करें, बिल्कुल जल्दबाजी न करें। अपने व्यक्तिगत अनुभव और कोई लंबी कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है। टू द पॉइंट बात करें। पीआईओ यानी कि सूचना अधिकारी का पता बिल्कुल सही होना चाहिए, अन्यथा एप्लीकेशन इधर उधर भटकती रहेगी। अपनी व्यक्तिगत सूचना जैसे नाम, पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर आदि पूर्ण रूप से और सही लिखें। साथ ही यदि बीपीएल कैटेगरी के हैं तो उसका प्रमाण भी साथ में लगाएं। यदि नहीं तो फीस भी साथ भेजें। एप्लीकेशन की डिलीवरी भी सही तरीके से होनी चाहिए, कुरियर से, रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से। आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से भी डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में एप्लीकेशन डुप्लीकेट में लेकर जाएं और स्टैंप के साथ पावती लेकर आवें। एप्लीकेशन में मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का एक फिक्स टाइम फ्रेम है। लाइफ और लिबर्टी से संबंधित यदि सूचना है तो उसका प्रूफ भी साथ में लगाएं। यदि वहां से फोटोकॉपी आदि के चार्जेस की डिमांड होती है तो तुरंत जमा कराएं।
तो अब हम शुरू करते हैं। आरटीई एप्लीकेशन ऑनलाइन राजस्थान में किस तरह से फाइल करनी है उसका एक डेमो देखेंगे यहां, और एक एप्लीकेशन फाइल करके ही देखेंगे जिससे हमें यह जानकारी मिल जाए, एक बार पता लग जाए कि किस तरह से यह सारी प्रक्रिया है। सबसे पहले आप गूगल खोलिए और उसमें राजस्थान ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन या राजस्थान आरटीआई एप्लीकेशन कुछ भी टाइप कर दीजिएगा। तो गूगल भी खोल सकते हैं या क्रोम भी खोल सकते हैं, जो भी आपके पास एक्सप्लोरर आपके पास में हो उसको आप उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद में आरटीआई गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की ये पोर्टल खुल जाएगा, साइट खुल जाएगी, और इसका नाम है rti.rajasthan.government.in। वैसे भी आप टाइप करके इसको खोल सकते हैं, लेकिन आरटीआई गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की साइट खुलने के बाद हम इसको क्लिक कर देंगे और हम इस साइट के ऊपर यहां आ जाते हैं। इस साइट के ऊपर आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं जानकारी दे देता हूं। होम, अबाउट अस, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, हेल्प, आरटीआई के एफएक्यूज, अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो वो, और कंटेक्ट अस और टेक्निकल सपोर्ट, ये सारी चीजें यहां हैं। और बाकी इसमें एक लोडेबल फॉर्म्स का भी एक ऑप्शन है, जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्मेट इंग्लिश में और फर्स्ट अपील का फॉर्मेट, सेकंड अपील का फॉर्मेट, वो भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आरटीआई एक्ट के बारे में अगर आपको कुछ ज्यादा गहनता से जानकारी चाहिए तो वो भी आरटीआई एक्ट भी यहां पूरा दिया हुआ है। और सबसे अच्छा ऑप्शन ये है नोडल ऑफिसर्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके नोडल ऑफिसर्स के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। इसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो आपके सामने देखिए ये पूरी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं राजस्थान गवर्नमेंट के, उनके नोडल ऑफिसर्स के, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, और उनके कितने नोडल ऑफिसर्स हैं उनके बारे में नंबर्स आ जाते हैं। और अगर किसी एक को भी मैं टिक करता हूं तो देखिए उन सबके नाम आ जाते हैं। रिफॉर्म डिपार्टमेंट है, ये सब डिपार्टमेंट्स में जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी या जो एसपीआईओ यानी राज्य लोक सूचना अधिकारी, उनके बारे में पूरी जानकारी आ जाती है। अब हम वापस चलते हैं होम के ऊपर। हां, यहां ये सिटीजन लॉगिन यहां से हम कर सकते हैं। अगर आपका आईडी बना हुआ है, डिजिटल एक आईडी बन रहा है राजस्थान में, अगर वो बना हुआ है तो इसके थ्रू आप जा सकते हैं, और नहीं तो आप एक नया रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। पहले हम यहां सिटीजन लॉगिन में जाके देखते हैं क्या सिस्टम है। देखिए ये एसएसओ आईडी, इसका मतलब है सिंगल साइन ऑन। एसएसओ आईडी सिंगल साइन ऑन आईडी अगर आपके पास में नहीं है तो आप बना सकते हैं, उसके थ्रू ये लॉगिन करना पड़ेगा। और नहीं तो आप लॉगिन विद मोबाइल नंबर भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, आपके पास में ओटीपी आएगा और आप इसमें अंदर जाके लॉगिन कर सकते हैं। चलिए एक बार वापस हम चलते हैं ये देखने के लिए कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो क्या है। नया रजिस्ट्रेशन अगर आपका नहीं है तो आप इसके थ्रू करा सकते हैं। ये देखिए ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है। इसमें भामाशाह कार्ड से, जन आधार नंबर से, फेसबुक से और गूगल से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आपकी एसएसओ आईडी बन जाएगी, यानी सिंगल साइन ऑन आईडी बन जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम वापस आ जाते हैं पोर्टल के ऊपर और अब सिटीजन लॉगिन के थ्रू अंदर जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि किस तरह से अब हमको आरटीआई एप्लीकेशन लगानी है। ये देखिए कोड डालना है यहां से, यहां चूंकि मेरी आईडी बनी हुई है, मेरा पासवर्ड ऑलरेडी इसमें डला हुआ है, तो ये सिर्फ कोड मुझे डालना होगा और मैं इसके अंदर लॉगिन कर जाऊंगा। ये स्क्रीन आपके सामने आएगी जिसके द्वारा हमारे को आरटीआई एप्लीकेशन लगानी है। यहां डैशबोर्ड है, या सबमिशन से, या ट्रांजैक्शन से,
या पेमेंट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है और यहां रिपोर्ट है। इस तरह के अलग अलग टैब्स बने हुए हैं। हम पहले सबमिशंस पे जाएंगे। इसमें 3-4 तरह के ऑप्शंस हैं। एप्लीकेशन सबमिशन, फर्स्ट अपील सबमिशन, सेकंड अपील सबमिशन, इस तरह की, और कंप्लेंट सबमिशन, 4 तरह के ऑप्शंस हैं। लेकिन पहले हम एप्लीकेशन सबमिशन के ऊपर जाएंगे। ये आपको कुछ अनुदेश या इंस्ट्रक्शंस देता है, आपको क्या क्या तैयारी करनी है एप्लीकेशन फाइल करने से पहले। ये जो अनुदेश है इनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो यह है कि अगर आप बीपीएल कैटेगरी के एप्लीकेंट हैं तो बीपीएल का प्रूफ आपके पास में होना चाहिए और आईडी प्रूफ आपका साथ में होना चाहिए। इनको स्कैन करके अलग से एक फोल्डर बना लीजिए, क्योंकि जब ये आपसे मांगेगा फिल इन करने के लिए और उसको अपलोड करने के लिए, तो आपके पास अपलोड आप कर सकें। नहीं तो क्या होता है, हमने एप्लीकेशन फाइल करनी शुरू की थी, फिर पता लगता है कि वो उसने कोई हमारे से डॉक्यूमेंट मांग लिया अपलोड करने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट हमारे पास में नहीं होता है। इसलिए ये सारी चीजें आपको तैयारी करनी है। क्या क्या? बीपीएल का प्रूफ, लाइफ लिबर्टी के ऑप्शन के अंतर्गत अगर आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो लाइफ लिबर्टी में शायद आपको पहले भी बता चुके हम कि 48 आवर्स उनको मिलते हैं उस सूचना को उपलब्ध कराने के लिए। इसलिए आप लाइफ लिबर्टी का प्रूफ, मतलब किस वजह से आप ये एप्लीकेशन इस ऑप्शन के अंतर्गत फाइल कर रहे हैं, वो आपको प्रूफ उपलब्ध कराना होगा। और आपका आईडी प्रूफ, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड आदि, वो सब आपको रखना पड़ेगा। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें ये जो ऑप्शन है जेपीजी, जेपीईजी और जीआईएफ फॉर्मेट, यानी कि ये जो फाइल आप स्कैन करके बनाएंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए या जीआई फॉर्मेट में होनी चाहिए। एप्लीकेशन केवल इंग्लिश और हिंदी में ही फाइल की जाएगी। अगर आप हिंदी में फाइल करना चाहते हैं तो आपको हिंदी के फॉन्ट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। नो एप्लीकेशन जो बीपीएल एप्लीकेंट्स है उनको कोई फीस नहीं जमा करानी है। इसके साथ में एप्लीकेशन अगर आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट के जितने भी गेटवेज हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि है, उसके माध्यम से अपनी 10 रुपए की फीस जमा करा सकते हैं। और ये सब करने के बाद में तो आपके पास वहां से एक्नॉलेजमेंट आएगा। इन्फॉर्म थ्रू ऑटो ईमेल एंड ऑटो एसएमएस से आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और आपका एक एप्लीकेंट नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये अनुदेश को ध्यान से पढ़ना चाहिए जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करें। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं अपने इस एप्लीकेशन फाइल करने के सिस्टम की। सबसे पहले ये मांगता है एप्लीकेशन फॉर्म, यहां से शुरू हो गया है। रीड इंस्ट्रक्शंस इसने पहले बताई हैं, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब क्राइटेरिया सिलेक्शन में हम आते हैं। इस बीपीएल, क्या आप बीपीएल कैटेगरी के हैं या नहीं हैं? और अब बीपीएल कैटेगरी को अगर हमने नो चूज कर लिया है तो उसके बाद में हमें ये सारे फील्ड्स में जो भी जानकारी ये मांगते जाएंगे वो उपलब्ध करानी होगी। जानकारी काफी सामान्य है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है, और वो है, मान लो जयपुर का कोई हमने हॉस्पिटल ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहां एसएमएस हॉस्पिटल है। अगर हमने इसको चूज कर लिया, यहां से कुछ जानकारी हमें चाहिए, तो हम फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए आज सवाई मानसिंह हॉस्पिटल को चूज कर लेते हैं। ये सवाई मानसिंह हॉस्पिटल को मैंने चूज कर लिया। इसको चूज करते ही ड्रॉप डाउन मेन्यू से यहां सवाई मानसिंह हॉस्पिटल को हमने फीड किया, तो वहां के जो पीआईओ हैं या जो वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनका नाम अपने आप ही सिस्टम ने हमें दे दिया, डॉक्टर रणधीर सिंह राव, मेडिकल सुपरिटेंडेंट। तो ये ऑलरेडी हमारे पास में फिलअप हो गया है। अब यहां हमें क्या करना है, एप्लीकेंट का नाम, जो भी आवेदक है उसका नाम, फादर या स्पाउस का नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, लैंडलाइन नंबर अगर आप फिलअप कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा उसका कोड, सिटी कोड जरूर आना चाहिए। ईमेल आईडी, एड्रेस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट,
ये आना चाहिए रूरल, सेमी अर्बन, सिटी, वार्ड, लाइफ लिबर्टी के तहत अगर आप इसको लगा रहे हैं तो यस या नो, अगर है तो फिर उसका वो प्रूफ भी मांगेगा। अगर यस आपने कर दिया तो वो प्रूफ मांगेगा कि आप प्रूफ बताइए कि क्या ऐसी लाइफ एंड लिबर्टी की ऐसी कौन सी अर्जेंसी है कि आपको ये आरटीआई एप्लीकेशन लगानी पड़ रही है, तो उसका वो प्रूफ मांगेगा। फिर सिटीजन आईडी प्रूफ, यहां वो ऑप्शन देगा आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड इत्यादि, इनमें से आपको भरना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने ये भर दिया तो आपको उसका नंबर भी इसमें डालना पड़ेगा, और फिर जो आईडी प्रूफ लगा रहे हैं उसकी स्कैन कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। ये बात हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। इसको करने के बाद में एक ऑप्शन तो यह है कि ये जो इसमें जगह दी हुई है यहीं आप एप्लीकेशन का जो भी कंटेंट है या जो बेटर है वो सब लिख दें। दूसरा ऑप्शन यह है कि ये चूज फाइल, यानी आपने अगर अलग से स्कैन करा के फाइल तैयार कर रखी है एप्लीकेशन की तो उसको चूज करके इसको अपलोड कर दें। हम इस ऑप्शन में जाते हैं। मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स, ये मेरी जानकारी का सब्जेक्ट है। अब किस टाइम फ्रेम में मुझे ये जानकारी या सूचना चाहिए वो ये मांग रहा है। फर्ज कीजिए चूंकि कोरोना आया था तो हम इसको ये मान लेते हैं कि 2020 मार्च 2020 में 1 मार्च 2020 से 30 जून तक, 30 जून 2021 तक हमको यह सूचना चाहिए। तो ये हमने टाइम फ्रेम दे दिया 1 मार्च 2020 से 30/6/2021 तक। सरकार जो बहुत बड़े बड़े दावे करती रही थी कि हमने इतने आईसीयू बेड्स बढ़ा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, उसकी असलियत क्या है या उसकी वास्तविकता क्या है। हम इसमें सिंपली यहां लिखेंगे प्लीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट आईसीयू बेड्स इन द एंटायर हॉस्पिटल। कब नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स एज ऑन 1/3/2020, नंबर, इसको थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, एज ऑन 31/12/2020, नंबर एज ऑन 30/6/2021। ये देखिए, इस तरह से जानकारी आपको स्पेसिफिकली मांगनी है कि कितने आईसीयू बेड्स 1/3/2020 को थे, फिर कितने आईसीयू बेड्स 31/12/2020 को हुए, और कितने आईसीयू बेड्स 30/6/2021 को। इस तरह से आपको स्पेसिफिक जानकारी मांगनी है जिससे उनको देने में आसानी रहे। एक्सेप्टेंस, इसके बाद यहां आप एक्सेप्ट कर लेंगे और इसके बाद में आप इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। अगर गलती हो जाए तो आप रीसेट कर सकते हैं और फिर दोबारा इसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद में ये आपको, चूंकि अभी हमारे फील्ड पूरे नहीं है तो ये सारे फील्ड मांग रहा है। सबमिट करने के बाद में हम आपको ये वापस पेमेंट के ऑप्शन पे ले जाएगा। पेमेंट के ऑप्शन पे ले जाएगा जहां आप अपनी एप्लीकेशन फीस पे कर सकते हैं और आगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और उसके बाद में आपको ये पता लग जाएगा, एक्नॉलेजमेंट वहां से आ जाएगा आपके ईमेल पे और एसएमएस के माध्यम से कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, जाएगी। ये सारी कार्रवाई होती है आरटीआई में किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन लगानी है या सबमिट करनी है।
मैंने पहले भी कहा, राजस्थान सरकार का यह जो पोर्टल है आरटीआई का, करीब करीब ऐसे ही पोर्टल सभी राज्य सरकारों के हैं और करीब करीब सारा प्रोसीजर सिमिलरली है। इवन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आरटीआई पोर्टल है या केंद्रीय सरकार का आरटीआई पोर्टल है, उसके अंदर भी जो एप्लीकेशन सबमिट करने की जो तरीका है वो सेम है। केवल उस स्टेट के डिपार्टमेंट्स के नाम या पब्लिक अथॉरिटी के नाम ड्रॉप डाउन मेन्यू में होंगे। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के नाम ड्रॉप डाउन मेन्यू में है। अगर आपको किसी भी पीआईओ के बारे में जानकारी नहीं है तो पहले उसके बारे में पता कीजिए। मैंने शुरू में आपको बताया था कि किस तरह से हम यहां से मैं लॉग आउट कर देता हूं, किस तरह से हम बिगिनिंग में यहां मैंने आपको बताया था कि या नोडल ऑफिसर्स और पब्लिक अथॉरिटी के नाम पूरे दिए हुए हैं, उसके बारे में चाहे ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करें चाहे ऑफलाइन एप्लीकेशन फाइल करें, लेकिन पीआईओ का करेक्ट एड्रेस, करेक्ट नाम और उनका संपर्क सूत्र पूरी तरह करेक्ट होना चाहिए, जिससे कि आपकी एप्लीकेशन इधर उधर भटके नहीं और उसमें टाइम जाया नहीं हो आपका। और अब हम राजस्थान के मुख्य सूचना अधिकारी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के कार्यालय से जुड़ी हुई कुछ जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि राजस्थान राज्य का जो सूचना आयोग है उसके बारे में कुछ जानकारी और सूचना हम प्राप्त करते हैं कि किस तरह से उसकी वेबसाइट पे जाके और राजस्थान सूचना आयोग से संबंधित जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए इसलिए है कि अगर हमें ये सब पता होगा तो किसी से जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं वेबसाइट पे जाइए और उस सूचना आयोग के बारे में, आरटीआई एक्ट के बारे में आपको सारी जानकारी वहां मिल जाएगी। हम यहां राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन सिंपली टाइप करते हैं तो ये हमारे सामने वेबसाइट उनकी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की आ गई है। और इसको डायरेक्ट भी आप टाइप करके ric.rajasthan.government.in भी कर सकते हैं। और इस पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो हम इंफॉर्मेशन कमीशन की साइट के अंदर आ जाएंगे, वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे। से इसका नेविगेशन किस तरह से, क्या क्या यहां ऑप्शंस है हमारे लिए। होम, अबाउट अस, जिसमें इस इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में जानकारी है। सीआईसी और आईसीस मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में जानकारी है। आरटीआई एक्ट्स एंड रूल्स, आरटीआई एक्ट क्या है, इनके रूल्स क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी है। जो पुराने डिसीजंस हुए हैं उनके बारे में जानकारी है। कॉज लिस्ट के बारे में जानकारी है। प्रोग्रेस क्या चल रही है आपकी कंप्लेंट पे, उसके बारे में सारी जानकारी है। लाइब्रेरी है और कॉन्टैक्ट लिस्ट है। अब राजस्थान में इस टाइम कौन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और कौन इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता ये चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन या मुख्य सूचना आयुक्त हैं और ये 11/12/2020 से अपॉइंट हुए थे इस पद पर। इससे पहले आप चीफ सेक्रेटरी थे राजस्थान राज्य के। फिर दूसरे ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं राजस्थान राजेंद्र प्रसाद जी बरवार। लक्ष्मण सिंह जी राठौड़ ये दूसरे इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, आईसी हैं। और तीसरे हैं श्री नारायण बरेट और चौथी हैं मैडम शीतल धारकर। तो ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के बारे में जानकारी है। आरटीआई एक्ट में पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन ये पूरा है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्मेट फॉर अपील ये भी यहां है। सेकंड अपील इंफॉर्मेशन कमीशन में ही दायर की जा सकती है। तो इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास में पूरी जानकारी आ जाएगी। अब यहां अगर हम आ जाएंगे तो डिसीजन फॉर अपील और इसके बारे में सारी जानकारी है। वापस होम पे आ जाते हैं और ये कंटेक्ट अस
यानी कि यहाँ के डिपार्टमेंट का क्या एड्रेस है, ये राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, झालाना लिंक रोड, OTS MNIT चौराया, जेएलएन मार्ग, ये इनका ईमेल आईडी है, ये इनके टेलीफोन नंबर्स इत्यादि सारे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में आपको इस तरह से पता लगा है कि जिससे आपको अगर कभी और भी कोई जानकारी लेनी हो, सूचना लेनी हो, तो आप डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहां से जानकारी ले सकते हैं। एक और खास बात, यहां से आप डायरेक्ट RTI पोर्टल के ऊपर भी जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए इसे कृपया लाइक करें और हमारी चैनल अलर्ट ग्राहक को सब्सक्राइब कीजिए।